नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण और सबसे इम्पोर्टेंट प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने अपनी लास्ट क्लास अर्थात कल की क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। अगर आपने शून्य कोटि अभिक्रिया नहीं पढ़ी है तो आज की क्लास के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि जब तक शून्य कोटि अभिक्रिया ढंग से समझ में नहीं आएगी तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। कोई टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं, एक सिंपल सी बात है जिसके बारे में हम चाहे तो इतनी सी बात कर सकते कि अगर आपने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया तो आपने क्या लिखा था, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, वो शून्य कोटि थी। अब शून्य घात के स्थान पे क्या कर दो, प्रथम घात के समानुपाती हो, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो कैसे लिखेंगे देखना यहाँ पे कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो सेम शून्य कोटि अभिक्रिया की तरह है, जहाँ पे शून्य कोटि में आपने यहाँ शून्य लिखा था, यहाँ क्या कर दिया प्रथम। अब इसको देखो रिएक्शन के रूप में हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझने वाली बात है। जो समझते हैं कि रिएक्शन ले रहे हैं कि R से मैंने क्या बनाया, उत्पाद। अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया कैसे होगी, देखो जो परिभाषा लिखी है उस पर थोड़ा सा गौर करो कि अभिक्रिया का वेग, क्या लिखा है मैंने, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल r से। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, समानुपाती। तो समानुपाती का निशान लगा दिया, किसके समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। तो अभिकारक क्या आपका r, सांद्रता को हमने किस में लिख दिया, कोष्टक में, और कौन सी घात के, प्रथम का मतलब 1। तो अभिक्रिया का वेग, तो लिखने का तरीका है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। मैंने कहा कि जब भी हम सांद्रता शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे, कोष्टक के अंदर लिखोगे। किसके अंदर लिखोगे, कोष्टक के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपकी मतलब जो परिभाषा हमने बोली उसी से मैंने ये डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब इस समानुपाती को, इस समानुपाती है उसको हटाएंगे, तो हटाने के लिए हमें कोई नियतांक या स्थिरांक रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने R, और प्रथम कोटि है तो इसको क्या नाम दे दिया, K1R। अब किसी के ऊपर पावर 1 होने का मतलब क्या होता है कि उसका मान उतना ही होता है। जैसे देखो समझना, यहाँ पे कुछ चीज़ें 10 की पावर 0 है, इसका मतलब इसका मान होता है 1 को टोटल। किसी के ऊपर पावर जितनी भी होगी उस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर किसी के ऊपर 1 पावर हो उसका मतलब उसका मान वो होता है। तो इसको अगर बहुत से बच्चे इन चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अलग से नोट कर लो नोटबुक के ऊपर, क्योंकि बार बार ये अपने काम में आता है।
अब देखो, तो इसका मतलब R बराबर आ गया आपको, R बराबर क्या है K1 R। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका वेग व्यंजक हो गया या वेग समीकरण हो गई। बहुत बार आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कोई भी अभिक्रिया दी हो उसके लिए आपको क्या लिखना हो, तो उसका वेग व्यंजक। अब देखो आगे हम बात करें, इसके होने के बाद, इतना होने के बाद अब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया के उदाहरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण की बात करें तो हम उन्हीं उदाहरणों की बात करते हैं जो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए, जहाँ से अपना इजीली क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1, इसमें पहला जो ऑप्शन उदाहरण दिया बुक के अंदर आप, वो है एथीन का हाइड्रोजनन। क्या लिखा है? एथीन का हाइड्रोजनन, मतलब एथीन का यहाँ पर हम हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। अब एथीन का फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए, देखना नहीं, कमेंट्स करना बेटा, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथीन का फॉर्मूला जब हम यहाँ लिखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका क्या करें हम, हाइड्रोजनन, हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, H2। क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा, तो CH3। तो ये था आपका एथीन। एथीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बन गया, एथेन बन गया। अब ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। देखो इस अभिक्रिया की आणविकता, अणुसंख्यता कितनी होगी, 1 और 1 2, लेकिन कोटि कितनी होगी, 1। कैसे? क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल एथीन की सांद्रता पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन की सांद्रता पर यहाँ पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ लॉट ऑफ मात्रा में, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एक एग्जाम्पल तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद एक एग्जाम्पल जब मैंने अभिक्रिया की कोटि पढ़ाई थी आपको, तब लिखवाया था वहाँ पर कि N2O5 का तापीय, N2O5 का तापीय अपघटन। क्या लिखा, N2O5 का तापीय अपघटन। इसके रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था 2N2O5 से हमने गर्म किया था इसको, तो 4NO2 प्लस O2। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है, जितनी भी रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया होती है, वो सब की सब प्रथम कोटि की होती है। कौन सी कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है। तो यहाँ पर एक को लिख सकते हो कि रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया, ये सब की सब कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव। तो ये बुक के एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हमने लिख लिया एथीन का हाइड्रोजन, एथीन का हाइड्रोजनन या हाइड्रोजनीकरण, दूसरा N2O5 का तापीय अपघटन, तीसरा रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया। अब समझना बेटा, अगर मुझे इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया का वेग, अगर वेग व्यंजक लिखना हो तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आप इसके लिए कैसे लिखोगे, इसका R बराबर K1, दोनों को कंबाइंड में लिखेंगे तो कह सकते हैं C2H4। एथीन को चाहे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को साथ में कितने C2 और H कितने 4, तो C2H4। ये हो गया इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग समीकरण वाला पद। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ आपको इजीली आराम से माइंड में क्लियर हो गई कि शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, ये वेग समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, और ये इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, तो डिटेल से बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं अब इसको। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको इजीली याद और समझ में आ जाती होगी। अब देखो इसके बाद क्या है, तो आप नेक्स्ट स्टडी लिख लेना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखा मैंने, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अगर आपको शून्य कोटि वाला याद है तो प्रथम कोटि वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, पूरे बोर्ड की आवश्यकता होगी तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रथम कोटि
अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। क्या लिखा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपकी जो हेडिंग है वो क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना। तो शुरुआत सेम वैसे करते हैं उसकी तरह की, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया हमने क्या लिख दिया? आर से क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। सिंपल लिखा था कि एक सामान्य अभिक्रिया रिएक्शन से क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब देखो आपको अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना तो दो तरीके थे, एक तो दर नियम, वेग नियम उसके अकॉर्डिंग, और एक हमने सीखा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बेटा परिवर्तन में लगा समय। तो सेम तरीका था लिखने का कि अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे? आर बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से था। अब प्रथम कोटि के अकॉर्डिंग बात करो तो K1 और R के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये हो गया पूरा सेम। अगर आपको याद हो तो शून्य कोटि के लिए जब आपने लिखा था तो उसमें केवल अंतर इतना ही था, वहाँ पावर 1 के स्थान पे क्या था? शून्य था, और यहाँ 1 के स्थान पे हमने शून्य लिखा था और कोई अंतर नहीं। तो ये लाइन तो आप याद कर सकते हो, R बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर K1 R की पावर 1। अब इस समीकरण को मैंने कहा था कि हमें हल करने के लिए केवल 2 समीकरण चाहिए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर K1, किसी पर पावर 1 हो उसका मतलब वही मान है, तो इतना लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम बोलते हैं अवकलित समीकरण, क्योंकि अब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने से पहले जो समीकरण होती है वो कौन सी समीकरण होती है? अवकलित समीकरण होती है। इसको हम थोड़ा लिखना चाहे तो समीकरण नंबर 1 ये लिख दिया, समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया, समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या? अवकलित वेग समीकरण है। अब देखो बेटा, इस समीकरण को अगर हम ऐसा करें तो देखो, इस R को तो यहाँ ले जाएं, dt को उधर लेके जा सकते हैं, और अगर इधर प्लस का करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैंने क्या किया देखो समझना, यहाँ से dr था, इस dt को तो कहाँ भेज दिया? इधर, और इस r को मैं इधर लिख कर आ गया, तो ये r तो आ गया नीचे, ये हो गया K1, और यहाँ आपका क्या आ गया? dt। क्या लिख दिया मैंने? dt। अब देखो इधर माइनस का निशान है, अगर इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करूँगा तो इधर किसका निशान हो जाएगा? माइनस। ये आ गया आपको, यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। इतना तो सर आपको पिछले वाली क्लासों में भी हमने समझा था। तो R इधर आ गया, dt उधर चला गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का क्या करेंगे बेटा? समाकलन। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, और मैंने क्या कहा था? समाकलन करने का मतलब समझ गए, वो निशान अपने को लगाना है। तो समाकलन कर दो तो समीकरण लिखते हैं dr अपॉन r, एक समाकलन तो ये हो गया। और क्या बोला जाता? नियतांक का समाकलन होता है माइनस K1, इसका नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं होता है। तो ये एज इट इज ऐसा आ जाएगा, माइनस K1, और फिर किसका समाकलन कर दिया आपने? dt का। अब यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद करनी है कि ये बात तो आपको समझ में आ गई यहाँ पे। इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे, देखो ये आपको याद करना है, या आपको पता होगा, आपने पढ़ा हो तो dr अपॉन r का जो समाकलन होता है वो होता है ln r। ln होता है वो log e की फॉर्म होती है। तो यहाँ से आपको एक याद करना है
कि डी आर अपॉन आर का जब आप समाकलन करोगे तो आपका समाकलन आएगा एल एन आर। अब इतना तो आप याद कर सकते हो कि जब भी डी आर अपॉन आर का समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या आएगा, एल एन आर। फिर हमें नियतांक ऐसा लिखा -k1। अब देखो डी टी का समाकलन हमने कल भी किया था, डी टी का समाकलन हमने कल भी किया। तो एक चीज़ सीखी थी, डी टी का समाकलन क्या होता है, जब डी टी का आप समाकलन करोगे तो समाकलन में क्या होगा, टी प्लस समाकलन स्थिरांक। कल भी ये चीज़ पढ़ी थी तो बिल्कुल इजीली समझ में आनी चाहिए। डी टी का समाकलन क्या होता है, टी प्लस समाकलन स्थिरांक। आई क्या है यहाँ पे लिख सकते हो, आई क्या है यहाँ पे आपका समाकलन स्थिरांक। फिर हमने ये सीखा था समीकरण नंबर 3। अब इस समाकलन स्थिरांक हमें आई का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आई का मान ज्ञात करना, तो आई का मान ज्ञात करने का तरीका क्या था, यदि याद हो तो, यदि t बराबर क्या हो, 0 हो। जब t बराबर 0 होता है तो अब विकार की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता होती है। तो t बराबर 0 एवं तो r बराबर क्या होगा, r नोट हो तो मान लिख दो। तो एल के इस आर के स्थान में तो क्या आ जाएगा, आर नोट बराबर -k1। टी का कितना मान हो गया, 0 प्लस आई। तो ये मान 0 हो गया, तो आई का मान कितना आ गया आपके पास, एल एन आर नोट। क्या गया, यहाँ आर के नीचे जो 0 लिखा है, जो समझो उसको हम नोट बोलते हैं, इसका मतलब होता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता। तो आई का मान आ गया क्या, एल एन आर नोट। तो समीकरण 3 में आई का मान रखने पर मनमार करनी पड़ती है यहाँ पे। तो समीकरण 3 का मान रखने पर, तो देखो इस आई के स्थान पे क्या रखना है, एल एन आर नोट। तो लिख दो एल एन आर बराबर -k1 टी प्लस आई के स्थान पे आ जाएगा आपका एल एन आर नोट। अब देखो सेम पिछले वाले की तरह कि -k1 टी जब इधर का आएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो k1 टी इधर आया तो प्लस का, फिर एल एन आर नोट, इसको हम उधर लिखेंगे तो ये किसका हो गया, माइनस का। इतनी बात समझ में नहीं आई क्या। अब बेटा देखो यहाँ पर आपने लॉग पढ़ा होगा, लॉग एक तो लॉग और एक होता है एंटी लॉग। पेपर की बात नहीं कह रहा, मैथ में पढ़ते हैं लॉग और एंटी लॉग, लघु गणक और प्रति लघु गणक। वहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं अगर आपको याद हो तो, कि लॉग एम प्लस लॉग, यदि क्या लिखा आपने, एन, लॉग एम प्लस लॉग एन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम एन, ये लिखा जा सकता है लॉग एम एन। यदि आपने ये पढ़ा हो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बटा एन। तो देखो एल, ये जो एलन होता है वो लॉग ई का रूप होता है, उसकी भी बात करेंगे, और एलन का मान कितना होता है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखो ये लॉग का रूप है, तो माइनस में तो इसको मैं बट्टे में ले सकता हूँ। अब देखो इधर एक चीज़ और, k1 टी को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो टी को मैं लिख दूंगा 1/t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलन आर नोट बट्टा आर, एलन आर नोट बट्टा आर। हाँ बेटा एक चीज़ और, कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है आपकी, ये एलन आर बराबर -k1 टी प्लस एलन आर नोट, इस पे हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। कल भी बनाया था, सेम वैसा का वैसा बनेगा, कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अगर ये जो आपने लिखा है, यहाँ से एक चीज़ याद कर लेना, जो एलन होता है उस एलन का मान होता है 2.303 लॉग।
इस ln बराबर क्या होता है 2.303 लॉग। ध्यान रखना केमिस्ट्री में जो लॉग हम काम में लेते हैं वो लॉग 10 के रूप में होता है, मैथ या फिजिक्स में जो लॉग चलता है वो लॉग e के रूप में चलता है। तो इस ln के स्थान पर ये मान रख दो तो समीकरण क्या आता है K1 बराबर 2.303 बट्टे में T log R0 बट्टे R। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी यही है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, K1 बराबर 2.303 बट्टे T log R0 बट्टे R। इसी को जो ये लास्ट में आपने प्राप्त किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। एक चीज़ ये अलग से आप ये नोट कर लेना क्योंकि काम का है कि लॉग को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट लॉग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे क्योंकि 11th में तो मौज मारी है बेटा, क्रमोन्नत हो गए तो वो मौज परेशान तो करेगी यहाँ पे। तो ये हो गया। अब इसको समीकरण नंबर कितना दिया था आपने पहले, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो इसको क्या दो समीकरण नंबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 4 और ये दे दिया समीकरण नंबर 5। और चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो आप लास्ट में कि जिससे आपको और इजी हो जाए कि समीकरण 5 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। समीकरण 5 को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। समीकरण 5 को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन। बिल्कुल बड़ा एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है और यहाँ से कुछ अच्छी बातें और अच्छे क्वेश्चन भी आपके एक दो और बन जाते हैं। अब बेटा आपके बुक में एक चीज़ और दे रखी है, जैसे ये समीकरण नंबर आपकी जो ये मान लो 4 ये जो लिखी है, अगर समीकरण 4 के दोनों तरफ अगर आप एंटी लॉग लो, एक तो होता है लॉग और एक लो एंटी लॉग, तो ये इक्वेशन आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी वो याद कर लेना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 4 के दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, अगर समीकरण 4 के दोनों तरफ अगर आप क्या लोगे एंटी लॉग, समीकरण 4 के दोनों तरफ अगर आपने क्या लिया एंटी लॉग, तो आपको क्या प्राप्त होगा कि समीकरण ये प्राप्त होगी R बराबर R0 e की पावर माइनस KT, e की पावर माइनस KT, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है जब आप इस इक्वेशन की दोनों। तो ये कौन से रूप में है, ये एंटी लॉग के रूप में है, ये आपको याद करनी है। नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना ही आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपको क्या बताना है, समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आप मुँह ज़बानी याद कर लेना, K1 बराबर 2.303 अपॉन T R0 log R0 अपॉन R ये होता है। बाकी का पूरा यहाँ आपको समझाया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन, कुछ सवाल यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट के बाद इस पर आराम से फोकस करना है, एक दो बार इसको लिखकर इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये इक्वेशन समीकरण आपको अच्छी तरीके से याद होगी। अब देखो हम इसमें कुछ मैंने कहा ग्राफ अपने आते हैं, तो ग्राफ कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने कल कुछ बातें आपको समझाई थी। इसी इक्वेशन पे हमें क्या बनानी है ग्राफ, एक तो हम इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं और एक लास्ट वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इन दो पर हमें क्या बनाना, आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने कल आपको एक समीकरण बताई थी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। y बराबर हमने क्या लिखा था ग्राफ के लिए, समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की है। y बराबर mx प्लस c की एक समीकरण मैंने आपको लिखाई थी। जितने भी ग्राफ है नॉर्मली हम उस इक्वेशन पे बना सकते हैं। पहले देखो ये अपना हो गया। अब यहाँ से हम बात करें इसकी कि इन दोनों इक्वेशन पे आपको क्या बनानी, ग्राफ बनाना है। देखो पहली इक्वेशन आपकी ये थी, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझना, इधर ले लेते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। ln r बराबर माइनस K1t प्लस ln R0।
अब देखो इक्वेशन याद हो तो इक्वेशन आपने ऐसे लिखी थी, ये हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन थी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब ग्राफ बनाया जाता है तो किसके मध्य होता है, x और y के मध्य होता है। बताओ x क्या है यहाँ पे, t, तो यहाँ तो आ गया t, y क्या है ln r। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर c का मान मिलता है, c का मतलब होता है अंतखंड, अगर c का मान मिलता है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से होगा, और अगर c का मान 0 तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो इसका मतलब c अंतखंड ln r नोट दिए तो ग्राफ ऊपर से होगा, और यदि m का मान केवल है, यहाँ पे m का मान ऋणात्मक हो, अर्थात ये ढाल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ढाल नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस इक्वेशन की लाइन समीकरण हमने ये खींच दी, ये जो इसकी ढाल है ये ढाल होगी, इसको बोलते हैं हम ढाल। तो ये ढाल तो किसके बराबर होती है, माइनस K1 के बराबर हो गई, और ये इसका हो गया अंतखंड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ln r नोट, ये इसका ग्राफ था। तो अब ये ग्राफ किसके मध्य बना दिया आपने, ln r व t के मध्य, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln r व t के मध्य आरेख बोल दो, ग्राफ बोल दो। अब बेटा इसी इक्वेशन पे आपको ग्राफ बनाना हो, कौन सी इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे। तो इस इक्वेशन को पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको पूरा कंप्लीट समझते हैं। क्या लिखा है, K1 बराबर 2.303 बट्टे में T log r नोट अपॉन r, ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन थी। अब इसको थोड़ा हम हल कर लेते पहले इक्वेशन को। अगर बेटा इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, K1T, T कहाँ गया यहाँ पे, तो 2.303 को यहाँ लिख सकते हो, 2.303 बराबर log r नोट अपॉन r, एक ही बात है, समझना गौर से, कोई अंतर नहीं है। क्या किया, T को इधर लिया तो ये 2.303 कहाँ गया, इसके नीचे log r नोट अपॉन r। अब बेटा ये इक्वेशन, इसका मतलब ये मान इसके क्या है, बराबर। तो अगर इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई गलत है क्या, कि log r नोट अपॉन r बराबर K1 अपॉन 2.303 1 अपॉन T, सॉरी T कहाँ जाएगा, ऊपर लिख सकता हूँ इसको, एक ही चीज़ है, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। अब इस समीकरण पर आप ये y प्लस एम एक्स वाली समीकरण लगाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सी समीकरण, इसके ऊपर y बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आपको यहाँ पे लगानी है। तो देखो ये क्या हुआ, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब देखो बेटा ये किसका मान हुआ, y का मान, ये आपका x का मान, और ये मान किसका हो गया, m का मान। तो यहाँ c का मान कितना हो गया, 0। अब इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ में इसके लिए जो ग्राफ आता है एग्जाम में वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ आपका x क्या है, t, y क्या है, log r नोट अपॉन r, क्लियर है। अब देखो c का मान कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब अंडा 0, इसका मतलब लाइन यहाँ से जाएगी। अब देखो ढाल यहाँ किस में है, m का मान पॉजिटिव है तो ढाल नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये ऐसी कंडीशन जाएगी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसकी ये जो ढाल है, ये ढाल वो किसके बराबर हो गई आपकी, K1 अपॉन 2.303 के बराबर। तो ये ग्राफ है आपका इस प्रकार से, यहाँ से पूरा जो इस इक्वेशन पे लागू होता है, और ये ग्राफ जो आपने यहाँ बनाया है वो आपका इस इक्वेशन पे लागू होता है। तो इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए समीकरण कौन सी आनी चाहिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में जो नोट करें वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें ज्ञात करना है।
स्क्रीनशॉट ले जल्दी। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका, और थोड़ा सा फोकस करके समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ग्राफ के लिए एक इक्वेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, y बराबर mx प्लस सी होता है। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कैसे ज्ञात करते वो बात बताई थी, और अर्धायुकाल की कल मैंने आपको डेफिनेशन भी समझाई थी कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं। तो वो बातें अब हम यहाँ करते हैं। डेफिनेशन तो हमने कल की क्लास में समझ ली थी, इसलिए हम उसकी तो बात करेंगे नहीं। उसके बाद कि हम आगे, तो देखो अभी यहाँ पे आपका जो टॉपिक आता है क्या लिख रहे हैं कि अर्धायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, या जिसको हमने क्या नाम दिया, अर्धायु। अर्धायुकाल या अर्धायु को हम किससे लिखते हैं, टी हाफ से। किससे लिखते हैं, टी हाफ से। तो आप क्या होना चाहिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल या अर्धायु किसे कहते हैं, ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो परिभाषा तो क्या पढ़ी थी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की आद्य सांद्रता को उत्पाद में परिवर्तित होने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, अर्धायुकाल। अब सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखी है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, याद हो तो क्या अभी लिखा था, K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R, ये लिखा था अगर आपको याद हो तो। किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। अब देखो हमें अर्धायुकाल वो समाकलित वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला है, हमें अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, यदि समय कितना हो, टी हाफ 1/2, टी बराबर क्या हो, टी हाफ, मतलब इसको हम क्या लिखते हैं 1/2, एवं जब समय आधा की बात करें कि अभिक्रिया आधे होने में समय कितना लगेगा, तो अभिकारक की सांद्रता भी कितनी बचेगी, जो अभिकारक की सांद्रता शेष रहती है वो कितनी होती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। R0 का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता, R का मतलब अंतिम सांद्रता। तो जो अंतिम सांद्रता वो कितनी बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो R बराबर क्या हो गया, R0 अपॉन 2 हो तो समीकरण 1 में मान रख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, K1 बराबर 2.303, टी के स्थान पे क्या लिख दोगे, टी हाफ log R0। अब देखो इस R के स्थान पे क्या आएगा, इस R के स्थान पे आएगा R0/2। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, R0 से R0 कैंसिल, तो समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, K1 बराबर 2.303 टी हाफ log 2 आ गया। क्या लिख दिया आपने, log 2। अब यहाँ से आपकी क्लियर होना चाहिए कि जो log 2 का मान कितना होता है, 0.3010, ये बिल्कुल याद किया होना चाहिए। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो इसको चाहे तो हम यहाँ लिख लेते हैं आगे, तो K1 बराबर 2.303। अब देखो इधर क्या किया, टी हाफ को तो यहाँ लेकर आ जाएंगे, टी हाफ को तो इधर लेकर आ जाएंगे, K1 को इधर, तो क्या होगा, टी हाफ K1 नीचे। अब log 2 का मान कितना आएगा, 0.3010 होता है, 0.3010। अब 0.3010 को इस संख्या से आप गुणा करोगे तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के आएगा, 0.693 अपॉन के आएगा। अब सीधी बात है, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हो तो ध्यान रखना के नीचे कितना लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया, जिससे हम इजीली पहचान कर सके। तो ये फॉर्मूला जो आपका आया है वो क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला। बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो बेटा,
प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने में कहीं पर भी प्रारंभिक सांद्रता का उपयोग हुआ है क्या? आर नोट शब्द आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब जो अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसी कारण से जितनी भी रेडियोएक्टिव विखंडन अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की होती है। तो यहाँ एक लाइन लिख लो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यह क्या बोल सकते हो? अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक मतलब आर, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का मतलब आर नोट, फॉर्मूले में आर नोट कहीं पर भी नहीं है। तो अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब एक बात और, K1 क्या है? अगर आपसे पूछा जाए K1 क्या है तो आप कहोगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक है। प्रश्न आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है? शुरुआत में करवाया था मैंने, आपको याद हो तो कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करना। फॉर्मूला लिखो आप, K1 बराबर क्या होता है? 2.303 समय T log R नोट अपॉन R। अब देखो K1 2.03 समय का मात्र, T का मतलब समय किस में ले तो सेकेंड में, log और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सांद्रता, और यहाँ पर भी सांद्रता, क्योंकि चाहे प्रारंभिक सांद्रता हो या अंतिम सांद्रता, दोनों सांद्रता है तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल, तो ये संख्या और ये लॉग के रूप में। तो अगर आप गौर से देखोगे तो K1 बराबर बचता है 1 अपॉन समय, K1 बराबर बचता है 1 अपॉन समय, और समय को अगर सेकंड में ले, और बट्टे में है तो इस K1 का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। मैंने शुरुआत में करवाया था तो बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक K1 का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता। तो ये जो कोष्ठ में जो चीज़ें मैं आपको पैक करता हूँ उनको अच्छी तरीके से दिमाग में छाप लिया करो। जिन चीज़ों को मैंने कोष्ठ में पैक किया रेड पेन से, उसको आप अपने माइंड में छाप लिया करो, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो ये आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर में। अभी बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें अभी बची हुई है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। बार बार इनको रिपीट करें, पहले वाले वीडियो को देखते रहें, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।